हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। और हम लोगों का प्रयास है कि आप लोग का एग्ज़ाम और अच्छा जाए, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सके हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। उस प्रयास में एक प्रयास और भी किए हैं, कर रहे हैं हम लोग, कि पूरे साल तो मेहनत किए, पर लास्ट समय में थोड़ा सा रिवीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लास में आप लोग जो चीज़ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ नोट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इस नोट्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले, क्योंकि यह नोट्स साइंस के फुल ऑब्जेक्टिव्स एंड लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए, और क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है, तो उन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब लोग वीडियो के ऊपर लाइक कर दें, और इसको जिन लोगों को पता नहीं है कि क्लास चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, उनको भी शेयर कर दें और बताएं कि आप भी इन क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखेंगे क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी ओर है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकाश कौन सा तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है। तो क्लास में पढ़ते समय हम लोग पढ़ते थे कि प्रकाश जो है कि दो गुण तरह, मतलब प्रकाश दो तरह से चलते हैं। एक होता है कण के रूप में, दूसरा होता है तरंग के रूप में। प्रकाश दो तरह के होते हैं, एक कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में। तो यह दूसरा वाला पूछ लिया है कि प्रकाश तरंग के रूप में है, तो तरंग में कौन सा तरंग है। तरंग में है तो कौन सा तरंग है। तो तरंग में कौन सा तरंग है, तो प्रकाश जो है एक अनुचुंबकीय तरंग है, या उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, सॉरी, अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में। आपको पता होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और हमको बताए थे कि आप लोगों क्लास में चीज़ बताए होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण से ही प्रकाश की छाया बनती है। ध्यान है आप लोगों को। यस, तो प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, आपको बताया था ना। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन प्रकाश की चाल सबसे अधिक जिसमें होती है वे होता है निर्वात में। और निर्वात में कितना होता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक मत भूल जाइएगा कि प्रकाश की चाल वहाँ पर ऑप्शन में आपके किलोमीटर में भी रहेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 2। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ध्यान है आपको, ऐसे बनाते थे कि अगर मान लीजिए दर्पण है, यह आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण है, तो यहाँ से ऐसे अभिलंब डालते थे और बताते थे कि यह आपका आपतित किरण है, यह आपका परावर्तित किरण है। तो बीच में जो एंगल बनता था उस एंगल को बताते थे कि एंगल आई और एंगल आर क्या है, बराबर है, और तीनों एक ही समतल में होता था। इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम पूछता है, ध्यान रखना। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दिक्कत। अगला क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो बन भी गया। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, तो आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के। मतलब एंगल आई बराबर है एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम बताए थे कि समतल दर्पण काल्पनिक बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक, या इसी को आभासी भी बोलता है। क्या बोलता है, आभासी। तो यहाँ से तीनों दर्पण का आप अलग कर लीजिए, सुन लीजिए तीनों दर्पण का, आगे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्या, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण भी आभासी और काल्पनिक बना सकता है, लेकिन अवतल दर्पण, उत्तल समतल, उत्तल समतल, यह सिर्फ आभासी या काल्पनिक बनाएंगे, जबकि अवतल, अवतल जो होगा यह आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ध्यान रहेगा, ये दोनों सिर्फ एक तरह के बनाएंगे, काल्पनिक ये दोनों तरह का बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अंतर क्या है सर, कि देखिए काल्पनिक वाली जो चीज़ें हैं
एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जो काल्पनिक वाली चीज़ें हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है। सर तो तीनों बनाता है तो अंतर कैसे होगा? देखिए, समतल में आभासी बनेगा तो आपको पता है, या काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनता है। तो समतल और उत्तल में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें भी बनेगा आभासी तो सीधा बनेगा। लेकिन अंतर क्या है कि समतल का आभासी जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा और वस्तु के साइज के होगा, वस्तु के साइज के आकार का प्रतिबिंब होगा। और इसमें अंतर पार्श्व परिवर्तन करता है, पार्श्व परिवर्तन करता है। उत्तल वाला में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन हमेशा छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा छोटा बनता है। कहीं भी लेके जाओ उत्तल के सामने, कहीं भी वस्तु को लेकर जाओगे तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अवतल में क्या है कि आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन एक खास जगह पर ले जाने पर ही आभासी और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो ध्यान रखना, आभासी और सीधा पूछे तो सिर्फ समतल या उत्तल नहीं कहेंगे, तीनों होता है, लेकिन तीनों में अंतर होता है। आगे क्वेश्चंस मिलेगा आपको देखने को। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या बन गया? 8वां क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, एक शीशा ले लो, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? यहाँ क्या ध्यान रखना है कि दर्पण है और सामने किसी भी दूरी पर कह रहा है, याद रखिएगा किसी भी दूरी है, किसी भी दूरी होने के कारण से प्रतिबिंब कह रहा है सीधा प्रतीत होना चाहिए। तो अब बताओ, तो सीधा के लिए आभासी बनना होगा, और आभासी तो तीनों में बनता है, समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है। लेकिन यहाँ आंसर कह रहा है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। सर यहाँ अवतल का ही नहीं दिया है, क्योंकि समतल या उत्तल में कहीं भी रखोगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल में सीधा बनने के लिए किसी खास जगह पे रखना होगा, किसी खास जगह पे रखना होगा। और वह खास जगह कहाँ था? तो ध्रुव और फोकस के बीच रख रहे थे। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच जब रखा जा रहा था तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था और साइज में बड़ा बन रहा था, आभासी और सीधा। जो 6वां फिगर अवतल का बनवाया है ना, उसको एक बार जरूर देखकर एग्जाम में जाएंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। ये तो समतल से होगा। तो सर अवतल का बताए थे, तो अवतल में ऐसे लिखते थे, अवतल ऐसे माइनस के जैसा, तो अवतल का माइनस, याद है बता रहे थे क्लास में। उत्तल में कुछ नहीं है, ऊ तो अल्लाह ऐसे लिखते थे ना, तो उत्तल में कुछ नहीं, तो सर उत्तल का प्लस, ध्यान रहेगा, समतल का अनंत, अवतल का माइनस, उत्तल का प्लस। फोकस दूरी क्लियर? फोकस दूरी तीनों का क्लियर हो गया? यस सर। आगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? देखो दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? याद है, कह रहा है कि आपके पास एक अवतल दर्पण ऐसे बना, या इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष में आपको ऐसे पोल बनाते थे, एफ बनाते थे, सी बनाते थे, ध्यान है, और बताए थे। कह रहा है कि अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने और वास्तविक बने। तो आपको पता ही है कि 5 केस ऐसा बताए थे जिसमें प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा था, लेकिन आकार 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 समान बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब कहाँ रख रहे थे? वक्रता केंद्र पे रख रहे थे। सबको ध्यान में है कि नहीं है? बताए रहते कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, उसका आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए अगला देखते हैं। तो ये तो अवतल था, अब आते हैं उत्तल की ओर। अवतल की ओर कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र बनेगा। अगला क्या था? अगला क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल में बताओ हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल में क्या बताए थे कि उत्तल में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है। किस दर्पण में? उत्तल में। उत्तल में 2 केस बनवाए थे, ध्यान है। उत्तल में कई 6 केस बनवाए थे, उत्तल में 2 केस बनवाए थे। उत्तल के लिए क्या बोले थे कि उत्तल जब भी आएगा सीधा होगा, और सीधा आभासी के केस या काल्पनिक के केस में वो छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र में क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण के लिए कहे तो 1/v प्लस 1/u प्लस यहाँ पे है, लेंस में वही क्या हो जाता है? माइनस। लेंस में क्या हो जाता है? माइनस।
ध्यान रखेंगे। दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? दाढ़ी में तो पता है कि कोई भी चीज़ को बड़ा करके देखना है, बड़ा करके देखना है तो अवतल, बड़ा के लिए अवतल। दाढ़ी बना हुआ तो बड़ा बड़ा ना, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा? अवतल। लेंस सूत्र क्या है? तभी बताए कि 1/v या प्लस 1/u था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u, 1/u हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अगली, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है? साइड मिरर, पाश्य चीज को, साइड मिरर को देखने के लिए उत्तल। साइड मिरर के किसको? उत्तल। तो ये चीजें याद हो गई होंगी। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब, बिंब मतलब सर वस्तु, बिंब मतलब क्या चीज? वस्तु। आप प्रतिबिंब मतलब इमेज जो है। तो कह रहा है कि नई चीन परिपाटी के अनुसार सामने रखे गई वस्तु की दूरी ली जाती है। बताओ तो, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो बताओ तो यू को हमेशा क्या लेते थे? माइनस नहीं लेते थे, तो यू की दूरी क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक? अभी बताएं कि धनात्मक के लिए क्या होगा? अवतल, और लिख रहे हैं तो यहाँ तीर माइनस है, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस और समतल में अनंत। कोई दिक्कत? यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक। आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? तो माइनस और प्लस, भी का मान माइनस है, इसका मतलब वास्तविक है। क्या है बाबू? वास्तविक। ऐसे बताए थे। अवास्तविक जब भी बनता है क्या बनता है? उल्टा। वास्तविक जब भी बनता है क्या बनता है? उल्टा। अब प्लस जब भी बनता है क्या बनता है? सीधा। कोई दिक्कत? तो याद रखना कि जब यहाँ आवर्धन ऋणात्मक हो, माइनस हो, तो वास्तविक के केस में, और वास्तविक मतलब क्या होगा? उल्टा। या आवर्धन प्लस हो तो यहाँ पर आभासी होगा, और क्या होगा? सीधा होगा। आभासी और सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए करते हैं? कहता डॉक्टर, बताओ डॉक्टर जो है दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों के लिए करता है? तो बड़ा करके देखना है, तो बड़ा के लिए अवतल, छोटा करके देखने के लिए उत्तल, बड़ा करके देखने के लिए अवतल, छोटा के लिए उत्तल। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा को, रेखा को क्या, व्यास को क्या कहते हैं? देखा था, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ऐसे रंग देव तो अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ के वृत्तीयकार है, वृत्ताकार सीमा यही ना है, वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? इतने दूरी को, तो यहाँ एम लिखते थे, यहाँ एम डैश लिखते थे। इसी को ना द्वारक बोलते थे, तो बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। काल्पनिक कहे, आभासी कहे सीधा, वास्तविक कहेगा उल्टा। गोलीय दर्पण की फोकस अंतर मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच का दूरी क्या है? तो आपको पता है कि एफ बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ध्यान रखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। अगर यहाँ से बनता है तो आपको पता है कि पहले एफ आता है, उसके बाद आर आता है। तो एफ का मान मतलब छोटा होगा और आर का मान क्या होगा? बड़ा। देखो तो एफ का मान के लिए आर में 2 से भागा किया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे याद रखिए, एफ से आर जा रहे हैं और आर से एफ आना होगा हमें, तो एफ से आर जाने के लिए 2 से गुणा और आर से एफ आने के लिए 2 से भागा, 2 से का भागा, हाँ इधर 2 से गुणा कर दीजिए। मतलब एफ का मान अगर 30 दिया है और आर का मान पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 60। अगर एफ का मान 15 दिया है और आर का मान पूछे तो इसका 2 गुना कर दो, 2 से गुणा, कितना? 30। अगर इसका मान 40 दिया है, आर का मान 40 दिया, एफ का मान, तो 2 से भागा कर दो, कितना हो जाएगा? 20। अगर आर का मान 20 दिया है तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 10। ये चीज़ें शायद आपको याद हो गई होंगी, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब यानी वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी आ रहा है,
अवतल दर्पण की बात हो रहा है, ध्यान रखना। वस्तु है, दर्पण अवतल है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। ध्यान रखना, एक ही केस ऐसा होता है जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आभासी। बाकी अवतल दर्पण में जितना भी केस है, जितना भी 5 केस पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे? वास्तविक। तब वस्तु को अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बन पाया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्यान है? देखो, नहीं बोला कि अवतल दर्पण है, वस्तु है, इसका प्रतिबिंब आभासी बना है, सीधा बना है और बड़ा बना है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। एक ही एक ऐसा केस होता था दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, जहां पर वस्तु क्या बनेगी? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। किसमें? अवतल में। बाकी 5 केस में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा होता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कहता किस दर्पण से? किसी दर्पण से दूर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कहता वो दर्पण कौन ले लें जिससे दूर वस्तु पर प्रतिबिंब भी सदैव सीधा होता है? तो सीधा होने के लिए आभासी होना होगा। आभासी के लिए समतल भी है या उत्तल भी है। समतल भी है या उत्तल भी है। अवतल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अवतल के केस में अधिकतर ऐसे केस होते हैं जहां पर उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर सदैव सीधा है। सदैव क्या है? सीधा। सदैव सीधा समतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल के देखो, अवतल इसे है माइनस, क्या होगा? माइनस। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण लें जिससे वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो, वे कौन होगा? उत्तल। कौन होगा? उत्तल होगा। कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्या है? अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? अब देखो, आपको पता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? आपको पता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। अब कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, तो ये हवा है, यहाँ निर्वात है, यहाँ हवा नहीं है यहाँ, तो आपको क्या कहेंगे? तो कह रहा है कि हवा में जो प्रकाश की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल में अपेक्षा मत, हवा वाला का बा निर्वात से कम बा कि ना बा? तो कहेंगे कम है। हवा और निर्वात से तुलना कर रहा है, तो सबसे अधिक तो निर्वात में होता है, उससे बाद बाकी किसी का पूछेगा तो उसमें तो कम ही होगा। तो निर्वात में सबसे अधिक और हवा में क्या होगा? उससे कम होगा। अगला क्या है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है। कहता है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। जैसे हवा में कुछ और है, जल में कुछ और है, निर्वात में कुछ और है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का गहरा दिखाई देना किसके कारण से? प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। अब आपके क्वेश्चन अपवर्तन के आने लगे, लेंस वाले क्वेश्चन। आपको पता है ना कि आवश्यकता से अधिक गहरा दिखाई देना, आवश्यकता से अधिक उठा हुआ दिखाई देना, झूठ सांच बोलने की जो घटनाएं आ रही हैं कि गहराई दिखाई देना, पेन का टेढ़ा होना, पेंसिल का उठा हुआ देना, ये सारी घटनाएं किस में आएंगी? प्रकाश के अपवर्तन में। तो यह प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसी को पता है? तो बोलते थे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने माध्यम को चेंज कर देती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आपसे पूछ रहा है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। आपको पता है कि एम होता है माइनस भी बाई यू कहते थे, और दोनों का मात्रक रहेगा क्योंकि समान दूरी मीटर मीटर वाला है, तो कहेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अनुपात निकालते हैं और अनुपात का कोई मात्रक होता नहीं है। तो ये अनुपात का मात्रक नहीं, याद रखिएगा कि पूछेगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है।
लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। आपको याद है ऐसे बनाते थे, इधर भी एक फोकस रखते थे, इधर भी एक फोकस रखते थे, तो कहेंगे लेंस की कितनी फोकस हैं? तो लेंस में कितनी फोकस हैं? तो कहेंगे लेंस की फोकसों की संख्या 2 है। लेंस में फोकसों की संख्या कितनी है? 2। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। क्या होता है? v/u। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। याद है हीरा का अपवर्तनांक आप लोगों को याद होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब लेंस के आ गए। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। लेंस में अगर कहा जाए तो कौन सा लेंस है जो किसी बिंदु पर संकेंद्रित करता है? तो अभिसारी लेंस की बात कहा जाए, अभिसारी लेंस की बात कहा जाए तो उत्तल लेंस। अपसारी लेंस की बात कहा जाए तो अवतल। क्या होगा? अवतल। क्या है? लेंस है। दर्पण आपको ध्यान होगा कि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में और लेंस में क्या है, अंतर है। आपको ध्यान होगा तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण की अभिसारी दर्पण। ये लेंस है। जैसे अवतल दर्पण, दर्पण में अगर अवतल पूछे, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को आप वहाँ क्या बोलते हैं और उत्तल दर्पण को आप क्या बोलते हैं? तो सर उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है? दोनों को बताएंगे। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी या अपसारी? अभिसारी या अपसारी? अवतल को क्या बोला जाता है? अभिसारी या अपसारी? दोनों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह लेंस है अभिसारी लेंस तो उत्तल लेंस, अपसारी लेंस तो अवतल लेंस। दर्पण में भी क्या यही कहा जाता है या अलग कहा जाता है? आपको बताना है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेंस, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। यहाँ तक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देख लो, लेंस उत्तल, लेंस की फोकस दूरी अवतल, मत याद रखना, अवतल माइनस उत्तल प्लस, अवतल माइनस उत्तल प्लस। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल? निर्वात में। पढ़ते आ गए। शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है कि जो घटना अवतल में होती थी, अवतल दर्पण में, दर्पण याद होगा कि जो घटना अवतल दर्पण में होती है वैसे ही उसी प्रकार की घटनाएं लगभग देखने को मिलता है किसमें? उत्तल लेंस में। तो शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर। याद रखना, एक ऑप्शन ऐसा दिया था, तो 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस, सॉरी 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको क्षमता के लिए फॉर्मूला आपको पता है। क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या था? P बराबर 1/f होता था। और यह किस में था? मीटर में था। किस में था? मीटर में। सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर क्या लिखते थे? 100। तो यह आपका हो जाता था सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में 100 करोगे तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 20, काट दोगे तो कितना होगा? 20 5 5। उत्तल है तो उत्तल है तो +5, यहाँ अवतल रहता तो -5। कोई दिक्कत? तो यहाँ +5 डायोप्टर की क्षमता होगी। अगला, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन था मिट्टी, तो कहेंगे मिट्टी डाल की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करें, कम से कम 60 क्वेश्चन को देख लें। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो काल्पनिक लेंस अवतल दर्पण में होता था और इसमें अवतल दर्पण होता था। अवतल दर्पण में सारी तरह का क्वेश्चन होता था, तो यहाँ लेंस का जस्ट उसका उल्टा होगा। तो लेंस, किस लेंस की बात कह रहा है? कौन सा लेंस की बात हो रहा है? तो किस लेंस का अवतल लेंस होता है?
कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना था? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला, एक उत्तल लेंस में होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में क्या होता है? मोटा। ऐसे ना उत्तल लेंस बनते हैं, और एक इसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते थे। तो किनारों की अपेक्षा देखिए तो बीच में मोटा है कि नहीं है? अवतल में क्या है? बीच में धंसा हुआ है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। किस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार, अतः कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो आपको भी पता है, समान आकार की जब भी बात करें वक्रता केंद्र पे रख लो, वक्रता केंद्र पे रख लो। ठीक है, अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु कहाँ रखते हैं? उत्तल लेंस द्वारा कहाँ होता है? आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखी जाती है फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। तो आज का क्वेश्चन आज 50 करते हैं इस वीडियो में, फिर अगला वीडियो आएगा 50 से 100, यानी कि 3 या 4 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी तो ज़रूर कमेंट करें ताकि और वीडियो बनाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ते रहें।